हेलो एंड वंस अगेन। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग डीपीपी सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। मैंने आपको टेलीग्राम पे डीपीपी का पीडीएफ भेज दिया था, जिनको भी नहीं मिला था आप लोग जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने डीपीपी भेज दिया था। तो चलो आज की इस वीडियो में डीपीपी सॉल्यूशन देखेंगे कंप्लीट, उसके बारे में जानेंगे, हर क्वेश्चन के तह तक जाएंगे, सब कुछ उसमें देखेंगे। मतलब ये नहीं कि इसका जवाब ये उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। हम पूरी वीडियो में पूरा हर टॉपिक को कवर करने वाले हैं और सब कुछ बताएंगे, हर क्वेश्चन उस क्वेश्चन के बारे में। एंड वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और साथ साथ में आप लोग साथ अगर डीपीपी अब तक नहीं लगाया है तो लगा कर चलना, और आंसर शीट आप यहाँ से मिला सकते हो कि आपका कितना सही था और कितना गलत था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन में आपको कितना सही गया कितना गलत गया है। ओके चलो स्टार्ट करते फटाफट से, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। ओके तो देखो ये किस किस के लिए डीपीपी सॉल्यूशन है, और इसमें ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ये आपको कहाँ है, एमयू, जामिया, बीएचयू, आप कहीं पर तीनों में से अगर और भी कहीं पढ़ रहे हो तो ये एमसीक्यू है गाइज। तो आप इससे बच्चों, इससे आप कहीं पर भी पढ़ते हो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार के हर अलग अलग स्कूल्स में भी और यूनिवर्सिटीज़ में भी आ चुके हैं, और खासकर इन दोनों में तो हमेशा आते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन आ जाते हैं पहले चैप्टर वाले। ओके तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड एग्रीकल्चर, कितने साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट होता। हमने जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता उसके बाद में सम फैक्ट में आपको बताया था 10,000 ईयर। ओके एक सेकंड, 10,000 ईयर एगो, 10,000 ईयर एगो यहाँ पर हमने बता दिया था कि 10,000 साल पहले हमारी जो एग्रीकल्चर हुआ था वो स्टार्ट हो गया था। उससे पहले क्या करते थे लोग, जो जानवर हमारे होते थे उसको मारकर खा जाते थे। जो हमारे जानवर होते थे उनको मारकर लोग खाते थे। उसके बाद में जो हमारा होता था एग्रीकल्चर तब स्टार्ट नहीं हुआ था। एग्रीकल्चर तब स्टार्ट नहीं हुआ था, लोग जानवर को मारते थे, खाते थे, कच्चे खाते थे, फिर कुछ टाइम बाद उसको आग की तलाश हुई, उसके बाद में पका खाने लगी। आपको हम अगले चैप्टर में बताएंगे। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग बाय अर्ली मैन। एक अर्ली मैन जो होता है था, मतलब एक कॉमन मैन, वो कौन से क्रॉप इनमें से कौन से क्रॉप को उगाता है, कौन से इन चारों में से कौन से क्रॉप को उगाता है एक अर्ली मैन। ओके आपका पहला ऑप्शन है वीट एंड फ्रूट ट्रीज, राइस एंड वेजिटेबल्स, वीट एंड राइस, नन ऑफ दीज। आप लोग फटाफट से बताएंगे। तो एक कॉमन मैन क्या उगाएगा, देखो सबसे पहला देखते हैं वीट एंड फ्रूट ट्रीज। देखो वीट तो उगाएगा, वो गेहूं तो उगा सकता है, लेकिन वो उसको फ्रूट ट्रीज कितना ज़्यादा उसको फ्रूट मिल सकता है। एक कॉमन इंसान कितना ही फ्रूट उगाएगा, उसके बाद में वो फ्रूट ट्री क्यों उगाएगा, क्योंकि उसके पास तो खरीद भी सकता है और कितना उसको यूज़ होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन रॉन्ग। उसके बाद में सेकंड देखते हैं, राइस एंड वेजिटेबल। ओके राइस तो समझ में आता है उगाएगा, लेकिन सब्जी एक लार्ज स्केल पर वो क्यों उगाएगा। क्रॉप उसे कहते हैं जब हम एक लार्ज स्केल पर किसी प्लांट्स को उगाते हैं, लेकिन वो एक आदमी कितना, वो उसके घर में कितना ही सब्जी हो जाएगा, वेजिटेबल कितना यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से ये दोनों तो गलत हो गए। नेक्स्ट हमारा है वीट एंड राइस। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि देखो वीट भी हो गया, वीट क्योंकि गेहूँ तो हम तो यूज़ करेंगे आटे के लिए, पूरे साल हमें चलाना होता है, और राइस तो हमें चावल बनाने के लिए पूरे साल चलाना होता है। और ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं, हर एक के घर में आपको मिल ही जाएंगी, ये कॉमन चीज़ें हैं, और ये इसको उगाना ही पड़ेगा एक किसान को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, लार्ज मड क्लम्स प्लॉट लैंड आर ब्रोकन बाय ए। देखो अगर हमें एक लार्ज मिट्टी का टुकड़ा है, उसको अगर हम उस पर हल चलाते हैं तो वो किससे, उसको क्या कहेंगे। देखो बेसिकली मैंने आपको समझाया था सॉइल प्रिपरेशन में, इस चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक पूरा समझाया था कि एक लार्ज मुड इन ए फ्लो लैंड आर ब्रोकन बाई। तो देखो एक लार्ज मिट्टी के टुकड़े को ना जोतने को या फिर उसको हटाने को, उसे हम कहते हैं सॉइल प्लैंक। अब देखो कैसे हो सकता है, देखो मैं आपको बारी बारी से समझाता हूँ। पहले लेवलर हमारा क्या काम करता है, मिट्टी जो होती है उसको लेवल करता है। क्या करता है, मिट्टी जो होती है उसको लेवल करता है। ड्रिल, जो सीड ड्रिल एक नाम की चीज होती है जो सीड को सो करती है। ओके सोइंग का काम करती है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि मूड का मतलब होता है एक मिट्टी को जोतना, एक मिट्टी के टुकड़े को जोतना। ओके तो यहाँ पर नहीं होगा। ट्रैक्टर, भाई अकेले ट्रैक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, अकेले ट्रैक्टर क्या ही करेगा। ओके अकेले ट्रैक्टर क्या ही करेगा। तो यहाँ पर हो गया, अभी हमारा ट्रैक्टर भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रैक्टर अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। ओके तो लास्ट हमारा आ जाता है सॉइल प्लैंक। देखो सॉइल प्लैंक क्या होता है, सॉइल प्लैंक बेसिकली क्या होता है ना, एक यूं ऐसे रहता है और उसमें ऐसे छोटे छोटे हो निकले रहते हैं।
आप लोगों ने कई बार देखा होगा। और ये ट्रैक्टर से लगा होता है। ओके, ये मान लो ट्रैक्टर उसे बना नहीं पाए तो ये ट्रैक्टर से लगा होता है, या फिर यहाँ पर गाय बैल पहले हुआ करते थे, तो ये सॉइल प्लैंक होता है। यही मिट्टी के अंदर जाके उसको अंदर से ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आता है। इसका काम यही होता है। ओके, सभी को समझ में आ गया? इसका काम यही होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट हमारा आ गया है विच ऑफ दीज इज नॉट ए सीरियल। मैंने आपको एक चार्ट दिया था, उसमें सब कुछ दिया हुआ था, सब चीज़ के एग्जाम्पल दिए हुए थे, तो आप लोग को मैंने उसको बोला था याद कर लीजिए, और अगर जिसने भी ये याद किया होगा उससे फटाक से इसका जवाब दे देगा। सबसे पहला हमारा है मेज। मेज बेसिकली एक सीरियल है। मैंने आपको सबको बताया था, जिसने भी वो देखा है चार्ट सबको पता होगा कि बेसिकली ये मेज जो हमारा है ये एक सीरियल है। नेक्स्ट देखते हैं आप। अगर हम देखें ग्राम क्या होता है हमारा, एक ग्राम जो होता है वो पल्स होता है। ग्राम जो होता है पल्स होता है। वीट क्या होता है? वीट हमारा होता है एक सीरियल ये होता है। राइस क्या होता है? हमारा एक सीरियल होता है। मतलब इनमें हमें पूछा है नॉट, मतलब कौन सा नहीं है हमारा, इनमें में से कौन सा सीरियल नहीं है। तो देखो पहला हमारा सीरियल है, सी हमारा सीरियल है और डी हमारा सीरियल है। मतलब राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ओके, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओके, क्योंकि देखो हमारा ग्राम जो है ये ग्राम हमारा पल्स होता है। बाकी जो तीनों है पहला ए, सी और डी, ये हमारे तीनों सीरियल्स हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक बात का, नॉट का। अगर नॉट नहीं होता तो आप लोग ऐसे ही पहला देखते कि ये है तो ये एक सीरियल है तो इसको फटाक से लगा देते। लेकिन आपको याद रखना है, हमेशा आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप आंसर बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर। यहाँ पर हल्का सा स्पेस रहेगा। ओके, यहाँ पर हल्का सा स्पेस रहेगा, ऑफ फर्टिलाइजर्स लिखा है। तो इसमें में से कौन सा मेन कंपोनेंट, मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजर के बारे में, उसमें बताया था एनपीके। ओके, उसमें बताया था एनपीके, पीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर मैन कंपोनेंट है, और मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था कि नाइट्रोजन वहाँ पर जो होता है हमारा मैन कंपोनेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनपीके। अभी मैंने आपको बताया था एनपीके फर्टिलाइजर कंटेंट। तो एनपीके जो हमारा होता है फर्टिलाइजर, वो कंटेंट क्या करता है तो आपको बताना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनपीके फुल फॉर्म बताया, तो वहीं पर आपको बताना है एनपीके अंदर क्या क्या होता है। अभी मैंने जस्ट बताया, तो इसका आपको आंसर फटाक से दे देना चाहिए। हाँ, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टर्म एंड कंडीशन यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अगर हम लंबे समय तक अगर बार बार हम फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो उससे हमारे क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है उसको कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, इम्प्रूव एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो हवा का मिट्टी के अंदर से आदान प्रदान होता है उसी को बोलते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, नेक्स्ट हमारा डी वाला है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो बताओ, देखो मैंने आपको बताया था जो हमारा होता है फर्टिलाइजर, ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को हानि भी होती है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए फर्टिलाइजर को यूज़ करेंगे तो हमारी मिट्टी का जो टेक्स्चर वो खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता। ओके, इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता है, जिससे हमारी सॉइल की जो मिट्टी की है उसका टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, विच न्यूट्रिएंट इज कंपोस्ट रिच इन। देखो कौन सा न्यूट्रिएंट जो होता है हमारा कंपोस्ट के अंदर रिच होता है। कंपोस्ट मैंने आपको क्या बताया था, वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो हमारा वेस्ट होता है उसी को हम कहते हैं कंपोस्ट। जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हम कंपोस्ट। ओके, तो इसमें बोलता है कंपोस्ट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन, ये तो फर्टिलाइजर के अंदर होता है, फास्फोरस ये भी एनपीके मतलब फर्टिलाइजर के अंदर, पोटेशियम ये भी होता है हमारा फर्टिलाइजर के अंदर, लेकिन कंपोस्ट के अंदर हमारा होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि देखो वो ऑर्गेनिक मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक होते थे उनके डिकम्पोज होकर बना है, इसलिए कंपोस्टर में सबसे ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ओके, क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारा होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स।
ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन द फील्ड इज। देखो हमने आपको पढ़ा था इरिगेशन वाले में कि एक मेजर सोर्स जो होता है, अगर देखो तालाब सूख गया मतलब वो मेजर सोर्स नहीं है, क्योंकि तालाब सूख जाता है उसमें से पानी खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम वेल की बात करें तो उसमें भी पानी सूख जाता है। ट्यूबवेल, वो ट्यूबवेल को वेल ही कहते हैं, तो उसमें भी सिर्फ पानी सूख जाता है। लेकिन देखो रिवर में से भी पानी सूख जाएगा। ओके, रिवर में से भी पानी सूख जाएगा, मतलब मेजर सोर्स हमें बताना है जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा पानी मिलता हो और वो कभी रुक नहीं सकता हो। तो रिवर खत्म, रिवर से हमें रिवर सूख जाती है, मतलब ये नहीं। उसके बाद में पॉन्ड लेक्स तो भी जो हमारे होते हैं, पॉन्ड जो होते हैं वो सूख जाते हैं जल्दी। ट्यूबवेल, इसमें भी पानी सूख जाता है, इसमें बचता नहीं है। लेकिन रेन जो होता है हमारा, रेन इसमें कोई हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये प्राकृतिक होता है और ये डायरेक्ट पानी बरसता है जिससे हमारे खेतों को पानी मिल जाता है और जिससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। ओके, तो यहाँ पर मेजर सोर्स होता है हमारा रेनफॉल का, रेन का। ओके, जब बारिश होती है तो हमारे खेतों को पानी मिलता है, और अगर बारिश नहीं होगी तो हमारे खेतों को पानी नहीं मिलेगा। लेकिन हम पानी किससे दे सकते हैं? हम मशीनों के द्वारा दे सकते हैं, ट्यूबवेल से भी दे सकते हैं, पॉन्ड से भी दे सकते हैं, रिवर से दे सकते हैं, लेकिन मेजर सोर्स होता है हमारा रेनफॉल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा एट द एंड लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स इज डन बाय द यूज ऑफ। मतलब मैनुअली मतलब हाथों से वीड्स को रिमूव करने को क्या कहते हैं? देखो मैंने आपको बताया था कि वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं हमारे खेतों के अंदर जो अपने आप उग जाते हैं और जिन्हें हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसे ही हम कहते हैं वीड्स। अब देखो मैनुअली मतलब हाथों से जो वीड्स को रिमूव करा जाता है उसके मेथड में क्या होता है। तो देखो जो हम हाथों से रिमूव करते हैं ना, जब हम वीड्स को हाथों से रिमूव करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स। देखो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उसको रिमूव नहीं करते हाथों से, वो तो इंसेक्ट्स होगा, वो तो इंसेक्ट्स करते हैं, मतलब मैनुअली रिमूविंग। ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ओके, टिलिंग देखो क्या होता है, टिलिंग होता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि टिलिंग में क्या होता है, ये एक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का होता है, मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ओके, तो हमारा बनता है सी ऑप्शन, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है वीडिसाइड। देखो वीडिसाइड मतलब वीड को मैनुअली रिमूव करने को मैंने बोला था वीडिंग कहते हैं, और यहाँ पे वीडिसाइड्स लिखा है, मतलब वीडिसाइड्स और वीडिंग में ज़्यादा अंतर नहीं होता, उसी को बोलते हैं। मतलब हाथों से रिमूव करने को, मैनुअली रिमूव करने को हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे आप बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं सब कुछ आपको देता हूँ, सब कुछ रिप्लाई देता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है एंट्रेंस अड्डा 1, आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, DPP भी, क्योंकि सभी PDF वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और सभी चीज़ें वहीं पर मिलती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक आप जाते से पहले कर दीजिएगा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं पहले ही बोल सकता हूँ, मैं आपको कन्फर्मली नहीं बोल सकता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कहीं भी अपनी पढ़ते हो, कोई भी टीचर नहीं कह सकता मैं कन्फर्मली बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं कन्फर्मली बोल सकता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। देखो तब जब आप मुझे आपका 100% देंगे, जो मैं कहूँगा वो आप करेंगे, तो कन्फर्मली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये कोई टीचर नहीं कह सकता कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। ओके, उसका इतनी सोर्स नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन करवा दे। अगर आप मुझे 100% दोगे तो मैं भी अपना 100% दूंगा, और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा अगर मेहनत करोगे तो। देखो रिटन टेस्ट में आपको 85 मार्क्स का होता है, अगर ये पा गए तो ठीक है। जब उसके बाद में हमारा होता है 15 मार्क्स, अगर इसमें सिलेक्ट हो गए रिटन टेस्ट में तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए तब आपको होगा। रिटन टेस्ट से लेकर हम इंटरव्यू को भी करवाएंगे। ओके, जब हमारा एग्ज़ाम शुरू होने लगेगा, मतलब 3 महीने से जब एंट्रेंस का आ जाएगा कि अब से एग्ज़ाम शुरू होगा, मतलब एग्ज़ाम होगा, तब उससे हम उससे 2 महीने पहले हम इंटरव्यू की भी तैयारी जूम एप्लीकेशन पे करवाने लगेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना गाइज, कमेंट मत करो चलेगा, लेकिन आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपको जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू जैसे आपको वीडियो आए फटाक से आपको पता चल जाए। अगली वीडियो में हम PYQ इसके लेके आएंगे, और फिर और भी MCQ लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि इससे अच्छा कंटेंट कहीं पर फ्री में नहीं मिलेगा, आपको अगर चाहिए तो उसके पेड करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा महंगी फीस होती है। मेरा फोकस मेजर यही है कि आप हर बच्चे का ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा हो जाए। ओके।